हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रिक्शन के बारे में। व्हाट इज फ्रिक्शन एंड देयर टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फ्रिक्शन और उसके टाइप्स के बारे में एकदम क्लियर वे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जो भी आपको कंफ्यूजन होंगे, लग रहा होगा कि नहीं हमको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन नहीं समझ में आ रहा है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे इसी चीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तीनों फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा और हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन का डेफिनेशन को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्लास 8 की वीडियो है बेसिकली, तो अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट तो देखते हैं कि ये हमारा फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखो बाबू, फ्रिक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख कर रखे हुए हैं: द फोर्स एक्टिंग ऑन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट which opposes motion of one body over other is called force of friction, या तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज कि जब एक बॉडी है, ठीक है, जब कोई एक बॉडी होता है, मान के चलो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, इस पे एक बॉडी है, तो ये जो बॉक्स है इसके कांटेक्ट में आता है। जब ये कांटेक्ट में आता है तब जब हम इसको पुश करते हैं, ठीक है, जब हम इसको पुश करते हैं, ये अपनी जगह पे स्टेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, जब हम इसको इधर की ओर पुश करते हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स आपको लगेगा कि हम यहाँ पे कोई भी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण जो बॉक्स है मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आप मोशन करवा रहे हो बॉडी को, उसके जस्ट ऑपोजिट में, उसी चीज को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब अप्लाई होता है, कब आपको पता चलेगा? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगे तभी जाकर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं, और ये प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, जो आपके कांटेक्ट फोर्स में आते थे। ठीक है, फोर्स दो तरह का होता था, एक कांटेक्ट फोर्स होता था, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता था। कांटेक्ट फोर्स में हम लोग ये चीज देखे थे कि जो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स अप्लाई होता है, उसी चीज को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी आपस में देखो कांटेक्ट में आने के बाद ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कांटेक्ट फोर्स में इसको रखा गया है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इस ये चौक को छोड़ते नीचे आया, तो ये क्या कांटेक्ट में किसी के थ्रू आकर क्या खींचा गया नीचे? नहीं, ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है। दैट मीन्स कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब ये नॉन कांटेक्ट में, क्योंकि ये कांटेक्ट में आने के बाद फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, विदाउट कांटेक्ट आने के बाद ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिएगा, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। जैसे हम इस साइड की ओर चल रहे हैं, तो हमारे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, या फ्रिक्शन बोलो या फ्रिक्शनल फोर्स बोलो। ठीक है, आई होप कि फ्रिक्शनल फोर्स एकदम इजी लैंग्वेज में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक चीज और आप क्या यहाँ पे समझेंगे कि देखो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता कैसे, पता कैसे चलता है? तो देखो, कोई भी बॉडी आपको जहां पे लग रहा है कि नहीं ये बॉडी यहाँ पे स्मूथ है, तो इसमें तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। आप देखे होंगे जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है किसी भी चीज को स्लाइड करने के लिए। लेकिन ये बात आप याद रखिए, जितने भी सॉलिड सरफेस होते हैं, जितने भी सॉलिड सरफेस है, सभी में इरेगुलरिटीज होते हैं, कुछ ना कुछ रफनेस होता है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होते हैं, और वही रफनेस इरेगुलरिटीज होता है। वही इरेगुलरिटीज के कारण क्या होता है कि आपस में इंटेंगल हो जाता है, उलझ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, पूरी तरह से स्मूथ नहीं, अगर पूरा एकदम स्मूथ हो जाए सरफेस तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली आपके घर में टाइल्स होगा, उस पर अगर सर्फ वगैरह गिरा देते होंगे तो आप चलना मुश्किल हो जाता है, वहां पे भी फिर भी उसमें भी फ्रिक्शनल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन कम हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। ठीक है, तो इतना बात आप याद रखेंगे, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिस भी डायरेक्शन में जो बॉडी है मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट में ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। और प्लस में जो जितने भी सॉलिड सरफेस होते हैं कभी भी स्मूथ नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होते हैं। आई होप कि ये फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बात और यहाँ पे हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। 3 फ्रिक्शंस होते हैं। देखो, ये जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन तो अप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये बॉडी हम मूव कराने के समय में जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, प्लस में ये मूव करने लगा, ठीक है, उस टाइम भी फ्रिक्शन अलग अप्लाई होता है। अगर हम रोलर के थ्रू चक्का व्हील्स वगैरह लगाकर ये मूव करा रहे हैं तो वहां भी फोर्स लगेगा। इन तीनों में डिफरेंट तरह का फोर्स अप्लाई होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन होते क्या है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है
ये एक्चुअल में होते क्या है। ओके, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन ये होता है कि जब आप बॉडी को, ठीक है, हम आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जैसे कि एक हमारे पास कोई हैवी बॉक्स है, ठीक है, इसको हम हैवी बॉक्स लिखते हैं। ओके, जब आपके पास कोई हैवी बॉक्स है, ठीक है, और कोई ग्राउंड में रखा हुआ है, ओके, और जब ये ग्राउंड में रखा हुआ है तो यहाँ से कोई पर्सन या तो इसको पुश करेगा या पुल करेगा, जैसे भी करना चाहेगा। तो जब इसको पुश या पुल करेगा तो इसको पुश या पुल करते वक्त जो इसमें फोर्स अप्लाई होगा, इधर की ओर हम लोग ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स मान के चलो यहाँ पे F1 ले लिए, ठीक है, फोर्स 1 ले लिए। अब इसमें ग्राउंड क्या करेगा, हम क्या बोले कि जितने भी कोई भी सॉलिड सरफेस होते हैं उसको जूम करके जब देखोगे माइक्रोस्कोप से तो उसमें भी इरेगुलरिटीज होते हैं, और इसी के कारण क्या होता है कि आपस में ये टैंगल हो जाते हैं, उलझन हो जाता है, जिसके कारण ये मूव करने में प्रॉब्लम होती है। जब ये हैवी बॉक्स है तो ऑब्वियस है कि इसका मास के कारण थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, तो इसके कारण ये मूव नहीं कर रहा है। तो देखो जब हम ये ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हैं तो धक्का देने के बाद ये क्या हो रहा है कि मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसको जो रोक के रखा है, ठीक है, इसको जो रोक के रखा है, इसको मूव नहीं होने दे रहा है, तो इस दौरान जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस दौरान जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। मतलब इस दौरान जब से कि इस हैवी बॉक्स को मूव नहीं होने दे रहा है और ये मूव होने की कोशिश कर रहा है लेकिन मूव नहीं होने दे रहा है, तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो हमारे फोर्स जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जब आप इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्वियस है कि ये मूव करेगा ही करेगा। सपोज कि हम यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो क्या करता है ना, फ्रिक्शन जो होता है ना कि अपना इंक्रीज करते जाता है, लेकिन इसका इंक्रीज जो फ्रिक्शन जैसे 1 न्यूटन फोर्स लगा इसमें नहीं हुआ, 2 न्यूटन फोर्स लगा तो ये भी 2 न्यूटन फोर्स लगा के बैलेंस कर दिया, 3 लगा ये भी 3 न्यूटन। तो क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं बढ़ते जाते हैं, नहीं बढ़ता नहीं, इसका कुछ लिमिट होता है, कुछ लिमिट तक ये बढ़ेगा, उसके बाद जब हम इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करने लगेंगे तो ये क्या होगा कि नॉर्मली ये बैलेंस फोर्स को हटा, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ बैलेंस रह रहा था तो इसको खत्म करके ये फिर हमारा जो फोर्स है इस पे ओवरकम हो जाएगा, तब ये जाकर मूव करना स्टार्ट होगा। लेकिन मूव करते वक्त उस दौरान भी कुछ अलग फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारा फिर से ग्राउंड ले लिए और यहाँ एक बॉक्स है, अभी हम क्या बोल रहे थे कि इसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो इसको मूव नहीं होने दे रहा था, ये स्टेशनरी में जब हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करते हुए ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो इस दौरान जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो फ्रिक्शन है, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। और जब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर दिए, इसमें हम ओवरकम आ गए, इसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करके इसको स्लाइड करना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे जो F2 फोर्स अप्लाई करेंगे, देखो आप देखेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो उसमें जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आपको इससे थोड़ा सा कम अप्लाई, जैसे स्टार्टिंग में मूव कराने के लिए आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही ये मूव करने लगा, स्लाइड करने लगा कोई भी ऑब्जेक्ट पे, ये इसमें चक्का नहीं लगा हुआ, ध्यान देना, स्लाइड करवा रहे हैं, तो स्लाइड जब करने लगा तो स्लाइड करते वक्त जो इसमें आप फोर्स लगाओगे वहां हम F2 ले लिए, ठीक है, क्योंकि ये F1 ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा, F2 इससे कम होगा, ठीक है। तो F2 जब हम ले लिए तो इसमें आपका फोर्स अप्लाई होगा, ये मोशन में ही रहेगा, स्लो चले फास्ट चले वो अलग मैटर, लेकिन मोशन में ही जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस दौरान भी इसमें कुछ ना कुछ अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई होगा। कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स में कौन सा टाइप्स होगा, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल, उसको क्या करेगा, इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो आई होप कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी जब मोशन में आ जाएगा, मोशन में आने के बाद जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस दौरान जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होंगे, कौन सा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें, जैसे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब क्या होता है कि आप मॉल वगैरह गए होंगे तो वहां पे ट्रॉली बैग होता है, उसमें कितना भी हम सामान भर लेंगे तो उसमें क्या होता है, व्हील्स लगे हुए थे, चक्का लगे हुए होते थे, तो उसमें आप इजीली मूव करा सकते हो। लेकिन अगर चक्का हटा दो फिर उसके बाद आप खींचो तो उसमें तो खींच पाओगे, लेकिन क्या होगा कि आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे बॉक्स पे चक्का लगा दिए, इसमें जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये भी मोशन में ही रहेगा। ये हमारे F3 अप्लाई किए, तो F3 जब फोर्स अप्लाई किए तो आपको इसमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको मूव कराने के लिए, मतलब ये मूविंग में है, चल रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, जब इसमें फोर्स अप्लाई करोगे तो इस दौरान भी जब चक्का लगा हुआ है तो भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना तो उस दौरान भी फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं, लेकिन वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो रोलिंग फ्रिक्शन है जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो आई होप कि आपको तीनों फोर्स पता चल गया होगा। अब यहाँ से एक चीज हम लिख रहे हैं, F1 ग्रेटर देन F2
और फिर F2 ग्रेटर देन F3, मतलब कि सबसे ज्यादा फोर्स आपको कब अप्लाई करना पड़ेगा कोई भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, मतलब आपको मोशन में लाने के लिए F1 अप्लाई करना, मोशन में आएगा नहीं, जब मोशन में आ जाएगा तो F2 फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इससे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब उसमें हम चक्का लगा देंगे मूव करते वक्त, तो जब चक्का लगा दोगे तो उस दौरान आप F3 फोर्स लगा रहे हो तो आपको कम फोर्स, मतलब इसमें सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें लगाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा आपको F1 में लगाना पड़ेगा। तो F1 आपका स्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और F2 आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, F3 आपका रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई होप कि ये तीनों फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का और कोई चैप्टर से पढ़ना है, कोई टॉपिक ऐसे, तो बेसिकली आप कमेंट करके बताइए, हम आपको उस टॉपिक को भी एक्सप्लेन करके यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और तीनों का आप डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। सो आप जानते होंगे फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, जो कि हम फोर्स को किस चीज में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। और मोशन जो होता है, मोशन जैसे कि हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो मतलब जो टाइम के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाए उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। खैर ये सब टॉपिक आया था मोशन, तो हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।